Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC जेई, RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटाने का। हमने बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट किया जिसकी 8 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। 8 क्लासेस बिल्डिंग मटेरियल की हो चुकी हैं जिसमें मैंने सीमेंट और लाइम के क्वेश्चन सारे कराए हैं जो भी अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और क्या, और जो टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया कराए हैं उनको लेकर मैंने एनालाइज करके आपको वो क्वेश्चंस करा दिए। मोटार आज हम शुरू करेंगे। मोटार का आज ये फर्स्ट सेशन है, इसमें 9th सेशन है आपका टोटल, और मोटार का आज ये पहला लेक्चर हम करने वाले हैं। चलिए, आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाओ। सबसे पहले ठंड का बहाना अब नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कर रहा हूं, तो फिर तो आपको एग्जाम निकालना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो एक्स्ट्रा चीजें बोलते जाऊंगा लिखते जाना। मैं बार बार हर क्लास में इस चीज को इसलिए बोलता हूं क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है बिल्डिंग मटेरियल में, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए एक जगह सारी चीजें आपको देते जा रहा हूं। चलो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सैंड विच नॉर्मली रिक्वायर्ड अ हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग टू, किस जोन में वो सैंड आएगी। तो देखो, सैंड को 4 जोन्स में क्या क्लासिफाई किया गया है, मतलब उसको डिवाइड किया गया है फाइननेस के अकॉर्डिंग। तो क्या हो रहा है कि सैंड को जब फाइन, सैंड क्या है, एक फाइन एग्रीगेट है और ये परसेंटेज ऑफ पासिंग, परसेंटेज पासिंग के अकॉर्डिंग किससे पास करेगा परसेंटेज, सीव साइज से। ये सीव साइजेस दी गई हैं। तो 10 mm की सीव, 4.75 mm की सीव, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ऐसी डिफरेंट हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या ली हमने सर, सीव्स खरीदी। सीव्स खरीदी नहीं, सीव्स ली। उससे क्या किया हमने, सेंड को पास किया। अब देखो, ग्रेडिंग जोन 1 2 3 4, जब हम 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं, जब 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो फाइननेस क्या हो रहा है, इंक्रीज होती है। फाइननेस क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बात है। फाइननेस इंक्रीज मतलब साइज ऑफ पार्टिकल कम। कैसे पता चलेगा, ये देखो, ये क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ द पासिंग, परसेंटेज पासिंग ये लिखा हुआ है। तो ग्रेडिंग जोन 1 में 100% परसेंट पास हो गए, तो ग्रेडिंग जोन 1 में 10 mm, 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, या फिर चौथी देख लो, क्या 10 mm में तो 10 mm की सीप से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा। ठीक है। फिर 4.75 mm में इधर 9200, 9200, 9200 और 95200, मतलब फोर्थ जोन में 95% से भी ज्यादा पास कर जाएगा जो सेंड रहेगी। तो इसका मतलब यहां पर फाइननेस ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली आप सारे इन वैल्यूज को देखो, तो ये वैल्यूज डायरेक्टली भी पूछी गई हैं कि 1.18 mm सीव के लिए ग्रेडिंग जोन 2 में कितना परसेंटेज पास करेगा, तो वह 55 से 90% पास करेगा। ये डायरेक्ट वैल्यूज। और ये टेबल, ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, टीसीएस की बहुत ही ज्यादा फेवरेट टेबल है ये ग्रेडिंग जोन आपके पास होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने आप फिर इसको लिख जरूर लेना। ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछी गई हैं। अभी तो सवाल दूसरा है, मैं बताता हूं, लेकिन ये वैल्यूज भी पूछी गई हैं, याद रखना। क्लियर। चलो, तो इससे ये समझ में आया कि यहां पर देखो, आप जब ग्रेडिंग जोन 4 में देखोगे तो 90% से 100% पार्टिकल पास कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल जो पास कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर परसेंटेज फाइननेस किसकी, सेंड की ज्यादा है। तो इसका मतलब कि जोन 1 से जब जोन 4 की तरफ आओगे तो फाइननेस इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आती है। जब जब फाइननेस इंक्रीज होगी मतलब कि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मतलब उसको वेट करने के लिए अब पानी ज्यादा जरूरी पड़ेगा। जो सरफेस को वेट करने के लिए पानी की जरूरत ज्यादा, तो वर्केबिलिटी किस पे, वाटर पे डिपेंड करती है सर। तो इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसका क्या है, सॉरी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या ज्यादा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट हाई कहां पर होगी, जहां पर फाइननेस ज्यादा होगी, क्योंकि उसको वेट करने के लिए ज्यादा पानी लगेगा। तो कौन सी जोन है वो जोन नंबर 4 है, जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसका साइज ऑफ पार्टिकल वहां पर छोटा होता जा रहा है जोन 1 से लेके जोन 4 तक। समझ में आती है बात। फिर से कह रहा हूं, ये टेबल आपके पास होनी चाहिए और इसके एक एक चीज याद करना है। इसको 2 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द मोटार इन विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल इज कॉल्ड। अब ऐसा मोटार जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, उसको कौन सा मोटार बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइम सीमेंट मोटार। क्या बोलते हैं? लाइम सीमेंट मोटार बोलते हैं, क्लियर बात। और क्या बोल सकते हैं उसको सर? उसको बोलते हैं गेज्ड मोटार। सीमेंट मोटार में लाइम को मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं गेजिंग, क्लियर बात। तो इसको क्या बोलते हैं? गेज्ड मोटार बोलते हैं, क्लियर। लाइम सीमेंट मोटार भी बोला जाता है, गेज्ड मोटार। अब ये क्यों किया? हमने सीमेंट का जो हमारे पास सीमेंट सैंड मिला के जो मोटार बनाया था, मोटार तो समझते हो ना आप, सीमेंट सैंड और पानी का जो पेस्ट बनता है उसको मोटार बोलते हैं, क्लियर। और सीमेंट सैंड और पानी के पेस्ट में जब एग्रीगेट डाल दिया तो उसको बोलते हैं हम कंक्रीट। तो मोटार की अभी बात चल रही, तो सीमेंट सैंड के जो मोटार था उसमें हमने लाइम इसलिए डाला क्योंकि लाइम क्या है, चिपचिपा रहता है, ठीक है, उससे बाइंडिंग और बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दी, क्लियर बात है। वाटर रिटेंटिविटी, जब बॉन्डिंग अच्छे से हो गई तो वाटर रिटेंटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर वाटर रिटेंटिविटी हमें चाहिए तो वहां पर हम गेज्ड मोटार का यूज कर सकते हैं, क्लियर बात है। तो यही लिखा हुआ है, आपको मैंने सब कुछ लिख के दे दिया कि ये मिक्सचर है ऑफ सीमेंट लाइम सैंड एंड वाटर, गेज्ड मोटार है। इसे लाइम सीमेंट मोटार भी कहते हैं। इसे लाइम सीमेंट मोटार आर इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज करते हैं? ये वाटर रिटेंटिविटी, वर्केबिलिटी एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं। 2 घंटे जैसे ही आपने सीमेंट मोटार में लाइम मिलाया उसके जस्ट 2 घंटे के अंदर आपको इसको यूज करना रहेगा, क्लियर बात है, समझ में आ रही इतनी बात? आगे बढ़ जाऊं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ सैंड शुड ओनली बी यूज फॉर मेकिंग मोटार। कैसी सैंड जो मोटार बनाने के लिए यूज होगी, कौन सी सैंड यूज होगी, क्लियर बात है। तो मोटार का यूज क्या है? मोटार जनरली प्लास्टर वर्क में यूज होता है। अगर आपको वॉल का प्लास्टर करना है या फिर फ्लोरिंग में आपको एक मतलब बोलते हैं ना फ्लोरिंग करनी है तो वहां पर प्लास्टर वर्क किया जाता है, तो उसमें क्या है, आपको मोटार का यूज होता है। तो उसमें जो सैंड यूज होगी कौन सी? पिट सैंड, रिवर सैंड, मिक्स सैंड और सी सैंड, कौन सी सैंड यूज होगी? इसमें सैंड यूज होती है मोटार में, पिट सैंड यूज होती है, ठीक है। पिट सैंड क्या है? आपने 1 से 2 मीटर नीचे तक एक गड्ढा, पिट यानी क्या है, गड्ढा खोदा, वहां से जो आप सैंड मिली उसमें क्ले भी होगा और सिल्टी भी होगा। क्ले सिल्ट को वॉश आउट करके एंगुलर पार्टिकल्स, एंगुलर सैंड मिलेगी, इसमें बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, तो ऐसी एंगुलर पार्टिकल्स मिल जाएंगे पिट सैंड में, क्लियर बात। वो वाली सैंड हम यूज करेंगे। रिवर सैंड क्या है? रिवर सैंड, आप जैसे रिवर के किनारे पे जो बैंक्स में देखोगे वहां पर जो सैंड पाई गई उसको बोला गया रिवर सैंड। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का रहेगा, शाइनी कलर में रहेगा, क्यों? और जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कैसे मिलेंगे? आपको राउंडेड पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब पानी का चारों तरफ से एक जैसा फोर्स लगाता है, पानी जब पार्टिकल के चारों तरफ एक जैसा फोर्स लगाएगा तो उसका राउंडेड मतलब उसका जो इरोजन हुआ पार्टिकल का वो चारों तरफ से कैसा हुआ? उसका इरोजन हुआ जो पार्टिकल का चारों तरफ सेम, इसलिए राउंडेड पार्टिकल्स मिलेंगे, क्लियर। मिक्स्ड सैंड, फिर उसके बाद आता है सी सैंड। सी सैंड क्या है? सेम सी सैंड कहाँ, जो सी के जो बैंक्स पर मिली हमें वो आ गया, सी सोर्स पर जो मिलती है उसको बोला जाता है सी सैंड, क्लियर बात। तो यहाँ पर जो सैंड मिलेगी वो भी सर राउंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, वहां पर भी तो पानी सेम फोर्स लगा रहा है। सी सैंड की एक खासियत और क्या, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। सी सैंड में क्या, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो क्या, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एफ्लोरेसेंस आ जाएगा, एफ्लोरेसेंस आ सकता है ऐसी सेंस में, सी सेंस में अगर यूज करोगे तो जो आपका वो प्लास्टर रिवर्क में अगर यूज कर रहे हो तो उसमें एफ्लोरेसेंस आ जाएगा। एफ्लोरेसेंस क्या है? जो व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा, क्लियर। और क्या, डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा, हो सकता है क्रैक्स आ सकते हैं अगर आप सी सैंड यूज करोगे तो कौन सी सैंड यूज कर रहे हो आप? पिट सैंड, जिसमें एंगुलर पार्टिकल्स हैं और ये इसमें क्ले और सिल्ट को वॉश करके यूज किया जाता है, किसमें? आप मोटार में। तो आंसर ए सही होगा। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सब सारी चीजें आपको लिख के भी दे दी हैं एक जगह, क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ मोटार इज यूज्ड वेयर अ मोटार ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड सच एज अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, वाटर स्ट्रक्चर्ड सॉइल एक्सेट्रा। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा मोटार जनरली यूज होगा, जहां पर क्या है आपको इनमें से कौन सा, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको,
विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड, जहां पर हाई स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या वाटर स्ट्रक्चर सैचुरेटेड सॉइल है। तो ऐसी ऐसी जगह पर कौन सा आपको मोटर चाहिए, जिप्सम मोटर, लाइम मोटर, सीमेंट मोटर, गेज्ड मोटर। तो आपको सीमेंट मोटर वहां पर चाहिए। क्लियर बात है। तो सीमेंट मोटर क्या होता है, सीमेंट मोटर अ वाइडली एम्प्लॉयड टाइप ऑफ मोटर इन कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज सीमेंट एज बाइंडिंग मटेरियल। इसमें सीमेंट क्या रहेगा, सीमेंट यूज होगा एज बाइंडिंग मटेरियल। क्लियर, ओके। द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट सैंड का रेशियो सीमेंट मोटार में 1:2 to 1:6 आ जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर, दिस वर्सेटाइल मोटर इज वैल्यूड फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी। क्या है इसमें, ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ, मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में यूज होता है। अब बात आती है लाइम मोटर। तो सेम लाइम से, अगर लाइम सैंड का मिक्सचर है तो लाइम मोटर होता है। इसमें क्या वन पार्ट क्या कहते हैं, और टू पार्ट ऑफ सैंड, 1 पार्ट लाइम 2 पार्ट सैंड, मतलब क्या 1:2। इसमें 1:2 का रेशियो यूज होता है। क्लियर बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि गेज्ड मोटर, गेज्ड मोटर में मैंने अभी बताया गेज्ड मोटर क्या है, बस याद यहाँ पर ये रखो 1:6 से 1:9 का इसमें क्या करेंगे, सीमेंट जो सैंड और सीमेंट या लाइम का रेशियो रहेगा। क्लियर बात है। गेज्ड मोटर, सुर्खी मोटर में सुर्खी यूज किया, मड मोटर में मड यूज करेंगे, तो उसको कर बना के सैंड से मिक्स करके जो बना उसे मड मोटर बोल दिया। तो आप यूज का हाई स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी के लिए सीमेंट मोटर आपके लिए चाहिए, क्योंकि सीमेंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा सबसे अच्छी हैं बाकी मटेरियल से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोटर इन कंस्ट्रक्शन। तो मोटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो अभी सर हम ऐसे, अगर ये भी नहीं आए तो हमने डेली लाइफ में देखा है कि छपाई चल रही है, जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर सीमेंट सैंड का हम कहते हैं छपाई चल रही है, छाप करानी है, तो उसको वही तो एप्लीकेशन जिस मटेरियल की हो रही है वो मोटर है। अब उससे का फंक्शन क्या है, पढ़ो। To bind materials together and provide structural integrity, to serve as a structural load bearing element, ये load bearing element तो नहीं है। To provide insulation against sound, नहीं, मोटार से कोई इंसुलेशन नहीं मिलता साउंड के अगेंस्ट। To enhance the color of masonry unit, ये इसका प्राइमरी पर्पज नहीं है। तो इसका प्राइमरी पर्पज है कि बाइंड कर देता है मटेरियल को टुगेदर एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या काम है सर, और क्या क्या काम है, देखो। बॉन्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स टुगेदर, बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाता है बिल्डिंग मटेरियल्स टुगेदर। क्लियर बात है, ठीक है। प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म बेड फॉर ब्रिक्स और स्टोन्स, तो यूनिफॉर्म बेड प्रोवाइड कर रहा है ब्रिक्स और स्टोन्स के लिए। जो यूनिफॉर्म बेड प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ये ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के ऊपर क्या, ब्रिक्स के ऊपर एक अच्छी अच्छी छपाई कर देगा, ये यूनिफॉर्म बेड प्रोवाइड कर रहा है। क्रिएटिंग अ प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑन मैसनरी सरफेस, जो मैसनरी सरफेस है, ब्रिक मैसनरी बनाई है उस पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर के जैसा काम करता है। ठीक है। तो फिलिंग गैप्स एंड वॉइड्स इन कंस्ट्रक्शन, जो गैप्स रहते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन के, मतलब ये जो गैप आया इसमें भी फिल कर दोगे आप मोटार। क्लियर बात। और जो ब्रिक की सरफेस कैसी रहती है, खुरदरी सरफेस रहेगी, रफ सरफेस रहेगी, उसको भी स्मूथ बना देगा। ये ट्रांसमिटिंग लोड्स एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये इतना ज्यादा काम नहीं है इसका, ये इतना ज्यादा काम नहीं है। क्लियर बात है, ये लोड को ट्रांसमिट वगैरह नहीं करता। इनहेंसिंग थर्मल एंड एक्वेस्टिक इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन और एक्वेस्टिक इंसुलेशन ये देता है। एडिंग इन वाटर प्रूफिंग एंड प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, वाटर प्रूफिंग और प्रिवेंटिंग डैम्पनेस। ठीक है। सपोर्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ऑफरिंग एन एस्थेटिक फिनिश टू द स्ट्रक्चर्स, फैसिलिटेटिंग रिपेयर। अब ये जो एस्थेटिक फिनिश वाला क्या, ये मतलब देता है। अब इसकी मतलब आपको जरूरी नहीं है कि प्लास्टर ही कराओगे तो भी एस्थेटिक फिनिश मिलेगा, लेकिन इससे मिलती है एस्थेटिक फिनिश, मतलब खूबसूरती मिल गई स्ट्रक्चर को। फैसिलिटेटिंग रिपेयर्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ द मशीनरी। क्लियर बात है। तो ये इसके फंक्शन है, मैंने एक जगह सारी चीजें आपको लिख के दे दी। अब कंटेंट के लिए रोना छोड़ देना। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ब्लैंक आर यूज टू प्रेस मोटर एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है मोटर को प्रेस करके यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए। तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए, तो ऐसे सवालों के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, जो भी यहां पर लिखा है, अभी तो एक का सवाल पूछ लिया तो वो तो अपन टिक करके बढ़ जाएंगे, इसका आंसर चलो फ्लूट से। क्लियर बात, फ्लूट से। ओके, देख लिया। ऐसा लंबा सा होता है, कैसा,
ये होता है लंबा सा ऐसे फ्लूट होता है, क्लियर। अभी अब बन जाए मेरे से तब तो है वो। अरे ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्या ही बन रहा है, रुको 1 मिनट। ऐसा कुछ होता है वो फ्लूट ऐसा, इसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा दिया जाता है, क्लियर बात। इसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा दी जाती है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 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 चारों तरफ इसको ऐसे घुमाया जाता है, मतलब इसको फेरा जाता है, तो उससे क्या हो जाएगी, सरफेस आपकी क्या हो जाएगी, सरफेस स्मूथ हो जाती है। तो ये होता है फ्लोट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा ऐसे सवाल के लिए कहता हूं कि आपको इन सवालों में जो भी वर्ड लिखे आए इनको देखो, गूगल पर देखो, इमेज देख लोगे तो सिंपल हो जाएगा। अब जैसे ट्रैवल लिखा है, ट्रैवल, ट्रैवल अगर आप लेमन भाषा में बोलो तो इसको कन्नी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्नी। लेमन भाषा में बोलो इसका मतलब क्या, ये देखो इसका डायग्राम मैं लेके आया हूँ शायद आपके लिए, देखो हाँ, ये देखो ये है आपकी ट्रैवल। इसको क्या किया आपने, ऐसे सीमेंट भरोगे, ऐसे मारा वॉल में, उसके बाद इसको छोटे 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 एरिया में प्लेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम रॉड को क्या स्ट्राइक ऑफ, ये आया है सवाल, मोटार लगा हुआ है उसको स्ट्राइक ऑफ करना है, मोटार को मतलब छुटाना है, मोटार को वहां से झड़ाना है, अगर ज्यादा मोटार लग गया है वहां से हमें अलग करना है, तो उसको क्या बोलो, क्या यूज करोगे उसको हटाने के लिए, एल्यूमिनियम रॉड यूज होती है। ब्रश, ब्रश क्या करता है, उसको साफ कर क्लीन करने के लिए मोटार यूज किया जाता है, ठीक है बात। चलो अब क्या बोल रहा है कि द मोटर, आपको क्या करना है, आप ऐसे जो भी सवाल आएंगे उनकी इमेजेस स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लोगे और एक फोल्डर बना लो, ये वाली स्क्रीनशॉट इसमें जाएंगे, क्लियर। अपने फोन में उसको देख लो, अगर 2-4 बार देखोगे तो वैसे ही याद रह जाएगा। और आपको पता, ये चीज ऐसी है, पता भी, सिविल इंजीनियर हो, ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये कौन सी चीज है, क्या कहलाती है, उसका क्या काम है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मोटार मिक्स प्रपोर्शन यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी इज जनरली टेकन एज। तो ब्रिक मैसनरी क्या पूछ रहा है, मोटार मिक्स प्रोपोर्शन किसमें, ब्रिक मैसनरी में पूछ रहा है, क्या प्रोपोर्शन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3 टू 1:6। ब्रिक मैसनरी में मोटार मिक्स प्रोपोर्शन यूज होता है, ब्रिक मैसनरी में। तो अभी ये देखो सारे मैंने प्रोपोर्शंस आपको बता दिए। तो देखो ब्रिक मैसनरी की बात हो, कब कब, अगर ब्रिक मैसनरी की बात होती है तो कितना प्रोपोर्शन आपको यूज करना है, 1:3 से लेके 1:6। अब इसमें सब आ गया, 1:4, 1:5, 1:6 सब आ गया। अब आपको रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें अगर, तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या आपको, और रिच मोटार आपके लिए चाहिए तो 1:1 से 1:1, 1.5 एंड 1:1 यूज करना है। 1, 2, 1, 1.5 और 1, 1 का मिक्सचर आप यूज करते हो किसमें, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में। अगर आपको प्लास्टरिंग वर्क चाहिए, क्या चाहिए, प्लास्टरिंग वर्क अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो प्लास्टरिंग वर्क में 1:2 से लेकर 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 आप ऐसे यूज करोगे, इसका मिक्सचर यूज करते हो, क्लियर बात है। फिर अगर आपके पास पॉइंटिंग वर्क है, ये तो हो गया प्लास्टरिंग वर्क। अब अगर आपके पास कौन सा वर्क है, पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क में क्या, 1, 1.5 से लेके 1, 1, 1, 1.5, 1, 1 का मिक्सचर आप यूज करोगे। तो पहले जो लिखा है वो है सीमेंट, दूसरे टाइम जो उस साइड लिखा हुआ है वो क्या है आपके पास, सैंड। तो 1:3 में एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन है सीमेंट का, 3 रेशियो है किसका, 3 प्रोपोर्शन किसका, सैंड का लोगे। ये सब आपके पास लिखा हुआ है, तो ये याद होना चाहिए। अभी उसने ब्रिक मैसनरी का पूछ दिया, किसी भी चीज का वो पूछ सकता है, क्लियर बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर थ्रू अ नोजल इज कॉल्ड। तो देखो दो प्रोसेस ऐसी आती हैं, एक गनेटिंग और ग्राउटिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है। गनेटिंग जैसे वर्ड में लिखा है क्या, गन, क्या लिखा है, गन लिखा है, ऐसे ये गन से ही की जाती है इसलिए इसका नाम हो गया गनेटिंग, क्लियर बात है। तो जहां डीप क्रैक्स में आपको प्रेशर से क्या, आपको क्या करना है, डीप क्रैक्स में प्रेशर से क्या करना है, आपको सीमेंट स्लरी पहुंचानी है, क्रैक्स को फिल करने के लिए मोटार पहुंचाना है, तो उसको बोलते हैं गनेटिंग। तो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटर अंडर प्रेशर
थ्रू अ नोजल, नोजल के थ्रू, उसके लिए क्या बोलते हैं, गनेटिंग बोलते हैं। क्लियर बात है, ये तो हो गई। अब प्रेशराइजिंग, प्री स्ट्रेसिंग, गनेटिंग, स्क्रीडिंग, ये सब क्या होता है, मैंने एक जगह सब कुछ लिख के दे दिया। आप गनेटिंग पढ़ लो, प्री स्ट्रेसिंग पढ़ लो, स्क्रीडिंग पढ़ लो, सब कुछ एक जगह मैंने लिख के दे दिया है। देखो, प्री स्ट्रेसिंग आप उसमें आरसीसी में पढ़ते ही हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को बढ़ाना, टेंसिल स्ट्रेस को काउंटरैक्ट करने के लिए, किसके कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। दो तरीके से होती है, प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन। गनेटिंग मैंने आपको बता ही दी है। स्क्रीडिंग क्या है, स्क्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग द poured concrete surface into a smooth and flat layer प्रायर टू फिनिशिंग द सरफेस। तो क्या बोल रहा है, आपको फ्लैटनिंग करना, जो सरफेस को फ्लैटनिंग कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये प्रोसेस होती है, लेकिन इंग्लिश के जो टर्म्स रहते हैं वो आप नहीं पता होती है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इसका माइंड में मतलब एक फ्रेम बनाना है। स्क्रीडिंग मतलब अच्छा, अब जहां कहीं भी आप होते हुए देखोगे तो इसको ये नहीं बोलोगे कि वो समतल कर रहा है, फैला रहा, नहीं, आप देखोगे अच्छा ये स्क्रीडिंग चल रही है। जब आप ऐसे अपने आप का माइंड, और ये सब चीजें आपको आना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको अगर ये सब नहीं आता ना तो आपको मूर्ख, कोई भी मिस्त्री भी जो रहेगा ना, मजदूरी मूर्ख बना के चला जाएगा, इंजीनियर नहीं कहलाओगे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए किस चीज को क्या बोलते हैं। तो स्क्रीडिंग इज ओनली द फर्स्ट स्टेप इन फिनिशिंग कंक्रीट एंड इट इज नॉट इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीटली स्मूथ फाइनल सरफेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है स्क्रीडिंग, ये फाइनल स्मूथनिंग नहीं है स्क्रीडिंग। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गनिट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ। अब जो आपने गनिटिंग की उसमें एक नोजल से आपने प्रेशर, अंडर प्रेशर उसने आपने एक डेप्थ तक क्या सीमेंट मोटर फिल किया, तो उसका रेशियो कितना रेशियो रहता है सीमेंट मोटर का, तो 1:3 रेशियो रहता है। सिमिलरली एक और टर्म आता है ग्राउटिंग। क्या टर्म आता है, ग्राउटिंग। ग्राउटिंग में क्या है, अगर बड़े विड्थ का है, अभी क्या बड़ी डेप्थ का अगर आपको अंडर प्रेशर करना है, फिल करना है मोटर, तो उसको बोला गनिटिंग, गन यूज हुई। ग्राउटिंग का मतलब एक वाइड अगर क्रैक है उसको फिल करना है तो उसको बोलते हैं ग्राउटिंग। और ग्राउटिंग में यूज होता है 1:1.5 और गनिटिंग में यूज होता है कितना, 1:3। कई बार ये सवाल पूछे गए, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं आपसे। क्लियर बात है। चलिए अभी देखो गनेटिंग। गनेटिंग क्या है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंक्रीट वर्क विच हैज बीन डैमेज्ड ड्यू टू इनफीरियर वर्क और अदर रीजन से अगर डैमेज हो जा रहा है तो रिपेयर करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग एन इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर बनाने के लिए भी यूज होता है। लास्ट डेप्थ तक क्या कर देगा, ये स्लरी भर देगा या फिर मोटार भर देगा, तो इम्परवियस तो होना ही है। रिपेयर्स आर कैरीड आउट इन एनी कंडीशन इन शॉर्ट टाइम, मतलब इसमें क्या बहुत ही कम समय में क्या रिपेयरिंग वर्क हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिया सीमेंट मोटार और डिफरेंट वर्क हैं, उनके लिए क्या रेशियो यूज होता है सीमेंट सैंड का मोटार में, वो कई जगह ये सवाल पूछे गए। एक जगह लिख लेना, आप भी एक जगह लिख लेना। जैसे मैंने वहां बताया था आपको रीइंफोर्स्ड सीमेंट वर्क में क्या यूज हो रहा है, ब्रिक वर्क में क्या हो रहा है पिछले क्वेश्चन में, उसी के साथ ये भी लिख लेना। नॉर्मल ब्रिक वर्क 1:6, तो अभी नॉर्मल ब्रिक मैसनरी मैंने बताया था 1:3 से 1:6 तक यूज होता है। नॉर्मल ब्रिक वर्क लिखा है तो 1:6 पर टिक लगाओगे। प्लास्टरिंग वर्क में 1:4 पर टिक लगाओगे। कई बार सवाल पूछा जाता है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस पर, ध्यान देना। नॉर्मल ब्रिक वर्क में 1:6, प्लास्टरिंग वर्क में 1:4, ग्राउटिंग में 1:1.5 और गनेटिंग में 1:3। याद रखना 1:3 गनेटिंग में, 3 देखो ऐसे याद रखो, गन में एन आ रहा है, तीन बोलोगे तो उसमें भी एन आ रहा है, तो गनेटिंग 1:3 ऐसे याद रखो, 1:3 गनेटिंग में। क्लियर बात है। चलिए याद रखना ये आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सवाल ऑफ द क्लास क्या बोल रहा है कि सीमेंट मोटार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी यूज्ड टू फिल द वॉइड्स एंड जॉइंट्स इन मैसनरी एंड टू रिपेयर द क्रैक्स इज नोन एज। वो बोल रहा है वाइड क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउटिंग। तो सीमेंट मोटार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी यूज्ड टू फिल द वॉइड्स एंड जॉइंट्स इन मैसनरी एंड टू रिपेयर द क्रैक्स, वॉइड्स को फिल करने के लिए और जॉइंट्स को, जब वर्ड आएगा अंडर प्रेशर तब आप लगाओगे गनेटिंग, अदरवाइज क्रैक को और वॉइड्स को फिल करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम ग्राउटिंग। क्लियर बात है। तो ग्राउटिंग मेथड ऑफ क्रैक रिपेयर क्या, वाइड क्रैक्स पर्टिकुलरली इन ग्रेविटी डैम्स। कहां पर ग्राउटिंग यूज होती है ये भी सवाल पूछा गया है, कहां, ग्रेविटी डैम्स। जनरली कहां पर, ग्रेविटी डैम्स में जो वाइड क्रैक्स आ जाते हैं। ग्रेविटी डैम्स में कौन से क्रैक्स आ जाते हैं, वाइड क्रैक्स आ जाते हैं। एक मिनट यहां से लेता हूं मैं इसको,
एंड थिक कंक्रीट वॉल्स है, एंड कहाँ पर थिक कंक्रीट वॉल्स है, मोटी मोटी वॉल्स में वाइड क्रैक्स आ जाएंगे, उसको रिपेयर करने के लिए ग्राउटिंग करोगे। मे बी रैपिडली रिपेयर्ड बाय फिलिंग द पोर्टलैंड सीमेंट ग्राउट, तो पोर्टलैंड सीमेंट का ग्राउट से आप ग्राउटिंग करोगे। इस मेथड में सबसे पहले क्या करोगे, आप उसके जो क्रैक है उसकी सफाई करोगे, फिर एक स्ट्रिपिंग लगा दोगे, उसके अंदर फिर ये सब चीजें भर दोगे। तो ये सब आपको कैसे यूज करना है वो आपको लिख दिया है। क्लियर बात है। चलो, एपॉक्सी इंजेक्शंस क्या होता है? एपॉक्सी इंजेक्शंस आर, ये टर्मिनोलॉजी कई जगह यूज होती है, सवाल आए हैं इसलिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पर लिख के। एपॉक्सी इंजेक्शन आपका काम है इसको रीडिंग मारना। राउटिंग एंड सीलिंग क्या होता है? राउटिंग एंड सीलिंग आपको एक बार ये सब चीजें पढ़नी है। अब मैं हर चीज एक एक लाइन नहीं पढ़ा सकता आपको क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती जाए, मैं इसलिए सारी चीजें कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। तो ये जो जो सवाल बने हुए हैं उसको एक जगह में लिख के दे रहा हूं। क्लियर बात है। लिख, आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना अपने पास, ये टर्म मिलते नहीं है ज्यादातर। स्टिचिंग द क्रैक्स क्या होता है? अब आप इसको जानते हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे आप यूज हो रहा है, कैसे इंग्लिश में लिखा जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन है, बस इतनी सी बात है। तो ये सब चीजें आपके पास एक जगह होनी चाहिए। ड्रिलिंग एंड प्लगिंग एक प्रोसेस है, ये सब चीजें आपको एक जगह आपके पास होनी चाहिए। क्लियर बात है। चलो, ये तो होता है आपका क्या, सेशन एंड। मैंने बहुत सारी चीजें, ये सेशन तो बहुत छोटे समय के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जा रहा हूं आपके लिए। मैं मान के ये चल रहा हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं ना चीजें, आप वो लिख रहे होगे अपने पास। अगर नहीं लिख रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी का भला नहीं होगा। अपने आप को क्या ही धोखा देना है यार, अभी तक नहीं सिलेक्शन हुआ तो अब तो जाग जाओ। चीजें आप अपने पास लिखोगे, रिवाइज करोगे, मैं यही मान के चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आगे हम एग्रीगेट के क्वेश्चंस करेंगे। एग्रीगेट से ऐसे ही ऐसे हम, मैंने अरेंज कर दिया सीक्वेंस में, आपको बस पढ़ना है। आपका फायदा यही है, सीक्वेंस में सब चीजें मिल जाएंगी। अब एग्रीगेट आप रिवाइज करके आओ, सामने यहाँ पर भी अपना बूस्टर शॉर्ट नोट जो भी है वो रखो, और जो चीजें मैं एक कॉपी बनवाई है उसमें एक्स्ट्रा चीजें लिखते जाओ। इतना सा काम बस रेगुलर बेसिस पे करो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। डे बाय डे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। चलो चलो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, पर मतलब अभी अभी पास आउट हुआ हूं, मैं फ्रेशर हूं, मेरे को कैसे तैयारी करनी है, तो आप बताइए। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, सिविल इंजीनियरिंग सीखो। तो हमने उनके लिए विजय बैच लॉन्च किया। विजय बैच किसके लिए लॉन्च किया है? ऐसे बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, आपको थॉरली अगर पढ़ाई करनी है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो विजय बैच आपको मिल जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद बैच वन हमारे पास लॉन्च्ड है। बैच वन में क्या है? बैच वन लॉन्च्ड है, इसमें एसएससी जेई 2024 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। फिर प्रहार बैच एमपी जीके और एमपी पीएससी में जो आने वाले एमपी जीके का पोर्शन और साथ ही साथ टेक्निकल का पोर्शन जो भी सिविल इंजीनियरिंग का आता है, सब कुछ आपको प्रहार बैच में मिल जाएगा। ठीक है, आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच लॉन्च है। तेजस बैच आरआरबी जेई जो जो आ सकता है, आज मोस्ट अवेटेड है, आ सकता है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो मत करो, अभी से तैयारी शुरू करो। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन का उतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा। नॉन टेक महापैक एक सीरीज हमने लॉन्च की जिसमें पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन हमने आपको कराया। नॉन टेक्निकल पोर्शन कौन सा? जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। कंटेंट जीवित करो और पीछे लग जाओ फिर एग्जाम के। क्लियर बात है। टारगेट बैच हमारे चैनल पर लॉन्च है, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। टारगेट बैच में थॉरली पूरे सब्जेक्ट्स, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सब कुछ पढ़ाए गए हैं। जीरो टू हीरो की ये सीरीज जिसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके आपको। टेक्निकलिटी इसकी इन्वॉल्व रहेगी हर चीज में, एक्सप्लेनिंग में, आपको नोट मेकिंग में, सब कुछ आपको मिलेगा। टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। दूसरे टाइप का बच्चा जो कहता है कि सर आप मुझे ये बात बताइए कि मैंने पढ़ाई तो कर ली है, मैं क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊं, क्वेश्चन लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, तो पीवाईक्यू बस लगाते रहता हूं। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अभ्यास बैच ज्वाइन करो जो जेई फोकस्ड है, और एई जेई के लिए जो है तो अभ्यास प्लस बैच ज्वाइन कर लो। 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अभ्यास बैच में, जिसमें क्या टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के सवाल मिल जाएंगे। 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे किसमें? अभ्यास प्लस बैच में, इधर भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के सवाल मिल जाएंगे। टीसीएस पैटर्न पर जोर दिया गया, गेट टीएससी के वो छोटे छोटे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं उन पर जोर देके ये सीरीज बनाई गई है। क्लियर बात है? ओके,
अब देखो तीसरे टाइप का स्टूडेंट जो कहता है कि सर इतना सब करा ही रहे हो तो अब रिवीजन और करा ही दो। रिवीजन कैसे? देखो 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने के समय में हम सब कुछ रिवाइज करा देंगे आपका, पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल। कैसे? फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया हमने, फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया, एक क्रैश कोर्स है, इसमें सब कुछ करा दिया। इसमें हमने टाइम कैसे रिड्यूस किया, आपको नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में दे दिए। कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रखी है, कॉन्सेप्ट सारे आपको दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रखी गई है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अभी देखो बच्चा कहता है कि सर मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे सोम वीक है, तो सर मैं सोम अकेले की तैयारी कर सकता हूं क्या? तो आपके लिए एईसी टीम काम कर रही है, आपको सोम अकेले पढ़ना है तो पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके एग्जाम के पीछे भागिए। क्लियर बात है? तो आप घबराना नहीं है, एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर बात है? ये सब कहाँ मिलेगा? एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर एईसी प्लस एप्लीकेशन मिल जाएगी। क्लियर बात है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, कमेंट्स में डाउट्स हो पूछो, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओगे, सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाओगे। ये सब चीजें तो थी बातें, रिवीजन करके आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना। एग्रीगेट में आगे पढ़ाऊंगा, बोल के जा रहा हूं, तो आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, आपको थ्योरी उसके ऊपर से देख के आनी है। क्लियर बात है? चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।